नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे जनसंचार और उसकी विधाओं पर। ये विषय कक्षा 11 और कक्षा 12 की हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से आपको जनसंचार और उसकी विधाओं के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। इस पर आधारित प्रश्न कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और कक्षा 11 में भी यही विषय जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संचार किसे कहते हैं? तो संचार जो है ये शब्द संस्कृत की जड़ धातु से बना है, जिसका अर्थ है विचरण करना या चलना फिरना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। किसी सूचना, विचार अथवा भावना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्रिया को संचार कहते हैं। संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? संचार प्रक्रिया में सहायता करने वाले माध्यम अथवा उपकरण को संचार माध्यम कहा जाता है। टेलीफोन, पत्र, टेलीविजन, सिनेमा इत्यादि ऐसे माध्यम हैं जिनसे किसी विचार अथवा सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। ये सब संचार के माध्यम है। तीसरा प्रश्न है, संचार के मूल तत्व कौन से हैं या उनके नाम बताएं। तो संचार जो किया जाता है, ये जो प्रक्रिया है, इसमें कुल 6 तत्व जो है वो काम करते हैं। पहला तो है संचारक अथवा स्रोत। ये वो व्यक्ति है जो संचार कर रहा है। जैसे मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूं तो मैं संचारक हूं। दूसरी चीज है कोडिंग अथवा कूटीकरण। कोडिंग का मतलब है जो संदेश या जो विचार दूसरों तक पहुंचाया जाना है उसे सही भाषा में और सही शब्दों में बदलना। कोई भी संचार करने से पहले उस संदेश के बारे में संचारक सोचता है और उसे सही लैंग्वेज, सही भाषा में बदलता है। इसी को कोडिंग कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोडिंग जो है वो प्राप्तकर्ता के अनुसार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो संचार नहीं हो पाएगा। जैसे अभी मैं हिंदी भाषा में आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, अगर मैं यही चीजें किसी और भाषा में, चाइनीज में या तेलुगु में या मलयालम में बोलूंगा तो शायद आपको वो समझ ना आए। तो उस केस में हम कहेंगे कोडिंग ठीक से नहीं हुई। तीसरा है डी कोडिंग। डी कोडिंग अथवा कूटवाचन। इसका अर्थ है जो कोडिंग संचारक ने की है उसको समझना। चौथा तत्व है प्राप्तकर्ता अथवा रिसीवर, यानी इस वीडियो में आप प्राप्त करते हैं, आपको ये सूचना दी जा रही है, आप इसे प्राप्त कर रहे हैं। तो प्राप्तकर्ता के पास संदेश पहुंचता है डी कोडिंग करने के बाद। तो ये 4 बड़े मुख्य तत्व हैं। इसके अलावा 2 गौण तत्व भी है। एक तो है शोर अथवा नॉइज। तो शोर का मतलब है जो संचार में बाधा उत्पन्न करे। ये शोर जरूरी नहीं कि किसी आवाज से या किसी और चीज से पैदा हो। शोर जो है वो किसी भी कारण से हो सकता है। वो आपकी मानसिक स्थिति के कारण हो सकता है, वो कोडिंग और डिकोडिंग में समस्या के कारण हो सकता है। तो शोर कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जो संचार में बाधा उत्पन्न करे, संचार को ठीक तरह से होने न दे। छठा तत्व है फीडबैक अथवा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है प्राप्तकर्ता संचारक के संदेश को प्राप्त करने के बाद उसे ये दिखाता है कि हाँ, संदेश प्राप्त हो चुका है। ये प्रतिक्रिया है। जैसे उदाहरण के लिए आपने अभी ये वीडियो देखा और आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन दबाते हैं तो मुझे ये प्रतिक्रिया मिलेगी कि आपने ये वीडियो देख लिया है, वीडियो आप तक पहुंच गया। या आप अपना कोई कमेंट लिखेंगे, उससे मुझे ये प्रतिक्रिया मिल जाएगी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है। तो अगला प्रश्न है, संचार के विभिन्न प्रकारों के नाम बताएं। संचार कई प्रकार का होता है, जैसे सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। इसके अलावा समूह संचार और जन संचार, ये सभी प्रकार का संचार होता है। आइए हम समझ लेते हैं ये क्या क्या है। सांकेतिक संचार है इशारे द्वारा, संकेत द्वारा संचार करना। हम बहुत बार सिर्फ एक संकेत के माध्यम से अपने किसी मित्र को कुछ समझा देते हैं, वो सांकेतिक संचार है।
मौखिक संचार का मतलब है बोलकर संचार करना। मौखिक संचार में सारी भाषाएं और इसके अलावा और कई मौखिक संकेत जो भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, भाषा के अतिरिक्त भी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें भी मौखिक संचार कहा जाता है। अमौखिक संचार यानी मौखिक संचार को छोड़कर और किसी भी तरीके से जो संचार किया जाता है उस सब को अमौखिक संचार कहते हैं। इसके अतिरिक्त है अंतःवैयक्तिक संचार, यानी आप अपने अंदर ही जो संचार करते हैं, यानी आप अपने आप से जो बात करते हैं, अपने अंदर जो सोचते हैं, वो सब जो है वो अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति अपने आप से जो बात करता है वही अंतःवैयक्तिक संचार है। अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार का मतलब है एक से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे से संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहा जाता है। समूह संचार, समूह संचार में कोई एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों से संचार करता है, जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है तो ये समूह संचार है। नेता छोटे ग्रुप को भाषण देता है, वो भी समूह संचार है। इसी तरह जन संचार, जन संचार जब समूह संचार का समूह बहुत बड़ा हो जाता है तो जन संचार हो जाता है। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये जन संचार का हिस्सा है। इसमें कई लोग इसे देख सकते हैं, लाखों लोग इसे देख सकते हैं और अपने अपने समय के अनुसार देख सकते हैं। ये जन संचार है। ये जन संचार की विशेषता ये है कि ये सार्वजनिक होता है, इसमें कोई विशेष समूह जो है वो नहीं निश्चित किया जाता, ये सार्वजनिक होता है। परीक्षा के अनुसार देखें तो इस प्रश्न में हम और कई प्रश्न बना सकते हैं। परीक्षा में सांकेतिक संचार के लिए अलग प्रश्न पूछा जा सकता है, मौखिक संचार किसे कहा जाता है ये अलग प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थी इसे अपनी सुविधा के अनुसार अगर लिखना चाहे तो लिख ले कि ये संचार क्या है, वीडियो को रोककर इसमें से लिख के नोट करके रख ले कि और कितने प्रश्न इस प्रश्न में बन सकते हैं। इसी तरह जो पिछला प्रश्न हमने किया था कि संचार के मूल तत्व क्या है, तो इसमें भी प्रत्येक मूल तत्व के ऊपर एक प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है। जैसे संचार की प्रक्रिया में संचारक का क्या अर्थ है, संचार की प्रक्रिया में कोडिंग किसे कहते हैं, या शोर अथवा नॉइस किसे कहा जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 6 प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। और संचार के विभिन्न प्रकारों के आधार पर संचार के प्रकारों को अगर देखें तो इसमें भी हम सांकेतिक, मौखिक, अनमौखिक, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जन संचार, इस प्रकार 7 अलग अलग प्रश्न जो है वो बना सकते हैं। विद्यार्थी चाहे तो इसे बनाकर इनके उत्तर भी बनाकर लिख ले, मैंने इनका अर्थ आपको समझा दिया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जन संचार अन्य प्रकार के संचार से क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज के युग में जन संचार बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी पहुंच बहुत ज्यादा है। जनसंचार का दायरा अन्य सभी प्रकार के संचार से बहुत अधिक होता है। इसकी पहुंच लाखों करोड़ों लोगों तक होती है, इसलिए इसका प्रभाव भी लाखों करोड़ों लोगों तक होता है। इसीलिए जनसंचार अन्य सभी प्रकार के संचारों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जनसंचार का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये सार्वजनिक होता है, इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है, किसी तक भी पहुंच सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंचार की कुछ विशेषताएं बताइए। तो जनसंचार की जो विशेषताएं हैं, एक तो पहली विशेषता है कि ये सार्वजनिकता है, इसमें ये सभी के लिए होता है, आप किसी को रोक नहीं सकते संचार को प्राप्त करने से। दूसरी विशेषता है अत्यधिक व्यापकता, ये बहुत व्यापक होता है, पूरे विश्व तक या पूरे देश तक इसकी पहुंच होती है। इसके अलावा औपचारिक संगठन, जो जनसंचार किया जाता है इसके लिए कोई औपचारिक संगठन होते हैं, समाचार पत्रों का गठन किया जाता है, टीवी चैनल का गठन किया जाता है, एक पूरा संगठन होता है, उससे ये जनसंचार चलता है। ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। अगला इसका गुण है कि द्वारपालों का इस पे नियंत्रण रहता है। द्वारपाल का अर्थ है वो लोग ये जो निश्चय करते हैं कि कोई समाचार या सूचना भेजी जाएगी लोगों तक या नहीं भेजी जाएगी। संपादक मुख्यतः द्वारपाल का काम करते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है अलग से कि द्वारपाल किसे कहा जाता है। द्वारपाल होता है वो व्यक्ति जो जनसंचार माध्यम में ये निर्धारित करता है कि कोई सूचना या संचार
किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा, सूचना भेजी जाएगी अथवा नहीं भेजी जाएगी। जनसंचार की एक मुख्य विशेषता और ये है कि फीडबैक का इसमें अभाव रहता है। आजकल जो नए जनसंचार माध्यम है जैसे इंटरनेट है, इसमें तो फीडबैक का प्रावधान रहता है, लेकिन इससे पहले के जो जनसंचार माध्यम है जैसे समाचार पत्र है या आप कहिए टेलीविजन है, इनमें फीडबैक बहुत कम होता है या नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? जनसंचार किन कामों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसमें सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तय करना या जनमत बनाना और विचार विमर्श करना, ये मुख्य इसके काम है। आप समझ ही सकते हैं, सूचना देने का अर्थ है कुछ सूचनाएं जो दी जाती है लोगों को। शिक्षित करने का अर्थ है कि लोगों को विभिन्न विषयों पर जानकारी दी जाती है, उनको शिक्षित बनाया जाता है। ये भी जनसंचार माध्यम का काम है। आप देखते हैं कि सरकार विभिन्न विषयों पर अपनी एडवर्टाइजमेंट देकर, विज्ञापन देकर आपको विभिन्न विषयों पर शिक्षा देती है, स्वच्छता के बारे में या जो बीमारियां फैलती है उनके बारे में। तो अलग अलग तरह की शिक्षा जो है जनसंचार माध्यमों से दी जाती है। समाचार पत्र में या दूरदर्शन में या यहाँ तक कि सिनेमा में भी आपको कुछ विज्ञापन दिखाए जाते हैं और उनसे आपको शिक्षित किया जाता है। इसके अलावा मनोरंजन करना इसका साधन है। समाचार पत्र में विभिन्न कहानियां, कविताएं पढ़कर हमारा मनोरंजन होता है। दूरदर्शन के विभिन्न प्रोग्राम देखकर हमारा मनोरंजन होता है। सिनेमा तो मुख्यतः मनोरंजन का ही साधन है। इसी तरह एक और कार्य जो जनसंचार के माध्यम से किया जाता है वो है निगरानी करना। निगरानी करने का अर्थ है सरकार के कार्यों पर या सरकार के जो विभाग है उनके कार्यों पर निगरानी की जाती है। पत्रकार उन पर ध्यान रखते हैं कि वो किसी तरह का भ्रष्टाचार या गलत काम तो नहीं कर रहे। अगर वो किया जा रहा है तो वो लोगों के सामने लाया जाता है। और क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो इसमें लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या जो शासन करने वाली पार्टी है, उसे ये ध्यान रखना पड़ता है कि लोग उसके किसी कार्य से नाराज ना हो। तो इसलिए मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है कि वो निगरानी करके पॉलिटिकल पार्टीज, विभिन्न विभाग है सरकार के, वो कोई गलत कार्य करे तो उसे लोगों के सामने लेकर आता है मीडिया, जनसंचार। इसी तरह एजेंडा तय करना या जनमत बनाना। तो किसी विशेष कार्य के लिए यदि सरकार को कोई जनमत तैयार करना होता है कि ये कोई कानून बनाना चाहिए सरकार या कोई ऐसा कदम लेना चाहे जिसमें जनमत की जरूरत हो, तो उस जनमत को बनाने के लिए मीडिया का प्रयोग किया जाता है। ये भी जनसंचार के अंतर्गत आता है। इसी तरह विचार विमर्श करने के लिए भी जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। अब जब सरकार या कोई भी लोगों का मत लेना चाहे, लोगों की विचार जानना चाहे, तो उस केस में भी जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा लोगों के विचार या जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके विचार एक दूसरे के साथ साझा करना जो है, ये भी कार्य जनसंचार के अंतर्गत ही आता है। जनसंचार के प्रमुख आधुनिक माध्यम कौन से हैं? तो ये देखिए, जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं या मैगजीन्स, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा और इंटरनेट इत्यादि जनसंचार के प्रमुख माध्यम है जो आधुनिक समय में प्रयोग किए जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं? जनसंचार के विभिन्न माध्यम जो है उनमें एक प्रिंट माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंट माध्यम कहते हैं छपाई वाले संचार माध्यम को। इसे मुद्रण माध्यम भी कहा जाता है। ये जनसंचार का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके मुख्य रूप समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और इश्तिहार इत्यादि हैं। ये सारी चीजें प्रिंट करके जनसंचार करती हैं, तो इसलिए इन्हें प्रिंट माध्यम या मुद्रण माध्यम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाचार पत्र के कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? समाचार पत्र के कार्यों को मूलतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है समाचारों का संकलन। तो समाचारों का संकलन जो है वो संवाददाता करते हैं। एक शब्द ये याद रखिए, संवाददाता।
पूछा भी जा सकता है कि संवाददाता का क्या काम है। संवाददाता का काम है समाचारों का संकलन करना। दूसरा है संपादन। संपादन का अर्थ है समाचारों को छपने लायक बनाना। ये भी एक प्रश्न बन सकता है, संपादन का क्या अर्थ है? समाचारों को छपने लायक बनाना। और ये भी निर्धारित किया जाता है संपादन में कि कौन सा समाचार छपेगा और कौन सा समाचार नहीं छपेगा। इसीलिए संपादक को द्वारपाल भी कहा जाता है, जो ये निर्धारित करता है कि कौन सी सूचना जाएगी लोगों तक और कौन सी सूचना नहीं जाएगी। तीसरा काम है मुद्रण, प्रिंटिंग। तो ये काम मुद्रण करने वाले जो कर्मचारी हैं वो करते हैं। इसके अतिरिक्त चौथा काम है प्रसारण अथवा वितरण। तो समाचार पत्र का प्रसारण या वितरण करने के लिए बहुत सारे न्यूज हॉकर्स और उन तक हमारे पहुंचाने वाली गाड़ियों में काम करने वाले लोग, ये सब लोग प्रसारण और वितरण का काम करते हैं। तो समाचार पत्र के 4 कार्य हो गए: समाचारों का संकलन, संपादन, मुद्रण और चौथा है प्रसारण अथवा वितरण। समाचारों को संकलित करने का कार्य संवाददाता करते हैं। छापने योग्य बनाने का कार्य संपादक या संपादकीय टीम करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि छापे खाने का आविष्कार किसने और कब किया। छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के जॉन्नेस गुटेनबर्ग ने 1440 ईस्वी में किया था। 1440 ईस्वी में पहला छापाखाना, आधुनिक छापाखाना लगाया गया था। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कब, कहां से और किसके द्वारा प्रकाशित हुआ। इसमें देखिए 3 प्रश्न एक साथ आ गए हैं। आप इन प्रश्नों को अलग अलग भी वहां पूछा जा सकता है परीक्षा में। आप इन चारों प्रश्नों का एक साथ उत्तर याद रख लीजिए। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, ये पूछा जा सकता है कि उसका नाम क्या था। उदंत मार्तंड दिनांक 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है भारत का पहला समाचार पत्र। ये तो हिंदी समाचार पत्र था, लेकिन भारत में इससे पहले अंग्रेजी में समाचार पत्र छप चुका था। तो भारत का पहला समाचार पत्र किसने और कहां से प्रकाशित किया। भारत के पहले समाचार पत्र बंगाल गजट। देखो पहला समाचार पत्र जो है भारत का, उसका नाम है बंगाल गजट और उसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 29 जनवरी 1780 को कोलकाता से प्रकाशित किया गया। 29 जनवरी 1780 को कोलकाता में उन्होंने पहली बार बंगाल गजट को प्रकाशित किया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी से पहले के कुछ प्रमुख पत्रकारों के नाम बताइए। आजादी से पहले के जो पत्रकार हैं इनमें बहुत प्रसिद्ध पत्रकारों में भारतेंदु हरीशचंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त हैं। इनमें से बहुत सारे लोग राइटर्स भी थे, लेखक भी थे और इन्होंने समाचार पत्र भी निकाले, पत्रकार थे ये लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आजादी से पहले के कुछ समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो ये है केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, प्रताप, विशाल भारत इत्यादि। आजादी के आंदोलन के दौरान और बाद में भारतीय पत्रकारिता का लक्ष्य क्या था। आजादी के आंदोलन में भारतीय पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था, स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्र निर्माण। बड़ा सरल है। ये लक्ष्य आजादी पाने के 2 दशक बाद भी बना रहा, किंतु इसके पश्चात पत्रकारिता का लक्ष्य धन कमाना अर्थात व्यवसाय करना था। तो 2 दशक बाद यानी 1967 के बाद, 1965-66 के बाद अगर हम देखें तो इसका जो भारतीय पत्रकारिता का लक्ष्य है वो बदल गया और अभी इनका पूरा लक्ष्य जो है वो धन कमाना है, प्रोफेशनल हो चुके हैं। आजादी के बाद की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखिए। आजादी के बाद के प्रमुख पत्र नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण इत्यादि है। और प्रमुख पत्रिकाएं जो है वो है धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। आजादी के बाद के
हिंदी के प्रमुख पत्रकारों के नाम लिखिए। तो हिंदी के जो प्रमुख पत्रकार जिन्होंने आजादी के बाद काम किया है उनके नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ये एक बहुत बड़े कवि भी थे और पत्रकार थे। रघुवीर सहाय, ये भी एक बहुत बड़े कवि और पत्रकार है। धर्मवीर भारती, ये भी एक लेखक भी है और पत्रकार भी है। लोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुरेंद्र प्रताप सिंह, इनमें से ज्यादातर लेखक भी हैं और पत्रकार भी हैं। परीक्षा में इनमें से 3-4 नाम लिखने से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी इतने नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए ताकि अगर परीक्षा में कुछ भूल भी जाता है तो आपके कम से कम 4 नाम तो वहाँ लिखे जा सके। वर्तमान में हिंदी के प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो इनमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और पंजाब केसरी बहुत प्रमुख और प्रसिद्ध समाचार पत्र है। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रित माध्यम की विशेषताएं लिखिए। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया, इसकी मुख्य विशेषताएं ये है कि इसमें लिखे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, ये हिलते नहीं है, ये टिके रहते हैं, वही शब्द रहते हैं, बदलते नहीं है। दूसरी विशेषता है कि पढ़ते हुए हम चिंतन और मनन कर सकते हैं। आप अपनी गति से इसे पढ़ सकते हैं, जो मुद्रित माध्यम है इसे अपनी गति से पढ़ सकते हैं और पढ़ते हुए सोचा भी जा सकता है। तीसरा इसमें विशेषता तीसरी ये है कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आप अखबारों को और मैगजीन्स को लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं और बाद में इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं कि उस समय ये छपा था। अगला प्रश्न देखिए, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें 3 प्रकार के पत्रकार हैं। पहला है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा है अंशकालिक पत्रकार और तीसरा फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। इनके ऊपर एक अलग अलग प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं। तो पूर्णकालिक पत्रकार जो है किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। इसमें नियमित वेतनभोगी महत्वपूर्ण शब्द है। वे किसी पत्र विशेष से पूरा संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं। अंशकालिक पत्रकार को स्ट्रिंगर भी कहते हैं कई लोग। अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। इससे आगे देखिए, फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार किसे कहते हैं। फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। फ्रीलांसर में भुगतान के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसी तरह जब आप अंशकालिक पत्रकार की बात करते हैं तो निश्चित मानदेय यानी ऑनरेरियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सैलरी नहीं मिलती है, तनख्वाह नहीं मिलती है, निश्चित मानदेय मिलता है अंशकालिक पत्रकार को। फ्रीलांसर पत्रकार जो है भुगतान के आधार पर यानी प्रति लेख के आधार पर वो पत्रकार जो है वो विभिन्न अखबारों के लिए लिख सकता है। वेतनभोगी कर्मचारी जो है वो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के पत्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता का क्या अर्थ है। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है। इसमें संपादकीय, लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। तो पत्रकारिता का अर्थ है कि सूचनाएं जिसमें कार्टून, लेख, संपादकीय, फोटो इत्यादि सब कुछ रहता है, लेख भी रहते हैं, तो इन सबको इकट्ठा करना और प्रकाशित करना, ये पत्रकारिता है। समाचार किसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाचार किसी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की रुचि होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ना चाहिए। इस तरह की कोई भी घटना हो उसकी जब रिपोर्ट की जाती है, ताजा घटना या विचार या समस्या की जो रिपोर्ट की जाती है उसे समाचार कहते हैं। समाचार लेखन की शैली क्या है। उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन की शैली जो है उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, जिसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य सूचनाओं को लिखा जाता है।
पिरामिड यदि आपने देखा हो तो उसमें सबसे भारी चीजें जो है वो नीचे रहती है और सबसे हल्के पत्थर जो है वो सबसे ऊपर लगते हैं। लेकिन उल्टा पिरामिड का मतलब सबसे भारी पत्थर सबसे ऊपर है, यानी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो सबसे पहले लिखे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खोजी पत्रकारिता का क्या आशय है? ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता हो। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश की जाती है। खोजी पत्रकारिता का मतलब है जो सरकारी विभाग है या जो और बड़े उद्योग हैं, बड़ी चीजें हैं, उनमें जो भ्रष्टाचार रहता है या अनियमितताएं रहती है राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा हो, उसको खोजकर बाहर लाना जो है उसे खोजी पत्रकारिता कहा जाता है। इसके अलावा एक और प्रश्न देख लेते हैं कि वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिए, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com के अध्यक्ष तरुण तेजपाल को जाता है। तरुण तेजपाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने तहलका.com में सबसे पहले भ्रष्टाचार के मामले जो है वो बाहर लाने शुरू किए थे स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से। तो उन्होंने ही सबसे पहले वेबसाइट बनाकर तहलका.com नाम की साइट बनाकर उस पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू की थी। इससे पहले जो हिंदी की साइट्स थी उनमें साहित्य इत्यादि अन्य कई तरह की चीजें शामिल थी, लेकिन विशुद्ध पत्रकारिता नहीं थी। तरुण तेजपाल जी ने सबसे पहले वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू की। धन्यवाद आप सभी का, आपने इस वीडियो को देखा। अगली वीडियो में हम इससे आगे और इसी तरह के प्रश्न लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें वो आपको मिल सके। आप इस वीडियो का प्रयोग रिवीजन के लिए भी कर सकते हैं। आप इसे 2x में डबल स्पीड में करके या 1.5 गुना करके स्पीड आप इसे सुनेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो बड़े अच्छे से होगी। हेडफोन का प्रयोग करते हुए सुने। और कुछ स्टूडेंट्स जो इसे लिखना चाहें इन प्रश्नों को वो लिख भी सकते हैं। आप वीडियो को रोक रोक के बीच में प्रश्नों को लिख सकते हैं, इसीलिए हमने स्क्रीन पर सभी प्रश्नों को लिख दिया है। अगली वीडियो जो है वो जल्दी ही हम लेकर आएंगे और उसमें बाकी प्रश्न आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।